आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। ओके, आगे, थैंक यू। जी सर। अच्छा, सो हमने देखा कि प्लान ड्रिवन अप्रोच या वाटरफॉल या ट्रेडिशनल या प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल, इसकी अप्रोच में एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि आपको प्लान ड्रिवन आप तभी कर सकते हो जब आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैक्सिमम लाइक 90%, 95%, ये कोई फिगर ऐसा नहीं है कि मतलब किसी रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है, मतलब इन जनरल मैं आपको कह रहा हूँ कि मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो आपको वो क्लियर हो, तो तभी आप पूरे का पूरा शुरू में ही प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। इसको हम कहते हैं ये प्लान ड्रिवन अप्रोच है। लेकिन एक और अप्रोच है जिसको हम चेंज ड्रिवन कहते हैं। चेंज ड्रिवन अप्रोच के अंदर व्हाट वी डू, हमें ये पता होता है कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, और ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, ओवर द पीरियड कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस आएंगी। सो हम सिर्फ उतना ही प्लान करेंगे, एक लिमिटेड टाइम के लिए या एक लिमिटेड पार्ट को प्लान करेंगे, उस पर हम काम करेंगे, हम कस्टमर को बुलाएंगे और कस्टमर को दिखाएंगे कि सर और मैम ये देखें, हमने ये किया जो आपने कहा था इन 5, 10, 15 दिनों में। अगर आप हमें समझते हैं कि ये चीज़ ठीक है तो ओके, अदरवाइज वो अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करता है, नहीं यार ये चीज़ ऐड कर दो, ये ख़त्म कर दो, वगैरह वगैरह, वट एवर इट इज़, विल टॉक अबाउट दिस। मैं अभी वो टेक्निकल टर्म्स में जाना नहीं चाह रहा, बट यहाँ पे मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को रिवाइज करता हूँ, और फिर मैं अगले 10 दिन का, 15 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का एक प्लान बनाता हूँ, छोटा सा प्लान, पूरे प्रोजेक्ट का नहीं, और मैं दोबारा एक नई आइट्रेशन, एक नई आप कहने काम पे लग जाता हूँ, और अब मैं अपनी दोबारा से रिक्वायरमेंट्स देखता हूँ, फिर इस एंड पे मैं फिर देखूँ, एंड सो ऑन। सो इस तरह मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स मेरी जैसे जैसे इवॉल्व होती रहती है, मैं अपने प्रोजेक्ट को भी आगे कैरी आउट करता रहता हूँ। सो ये वाली जो अप्रोच है, चेंज ड्रिवन अप्रोच, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और ये प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर या रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको एक्सेप्ट कर लेती है, या उनको अकोमोडेट करने की कैपेसिटी चेंज ड्रिवन अप्रोच में ज़्यादा है। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सक्सेसफुली ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई, और इस वक्त अगर मैं कहूँ राइट नाउ चेंज ड्रिवन की कॉल है पूरी दुनिया में। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इवन कंस्ट्रक्शन के अंदर और हर तरह के प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है कि चेंज ड्रिवन, और ये एजाइल का पार्ट मोस्ट प्रॉब्ली ये जो दिसंबर के बाद मैं आपको कह रहा था ना एग्जाम कंटेंट चेंज होगा, तो उसके अंदर इसका फोकस जो है टेस्ट का, पीएमपी एग्जाम का, वो चेंज हो जाएगा। उसमें फिर आपको चेंज ड्रिवन की बहुत सारी चीज़ें शायद पढ़नी भी पड़े। एनीवेज, सो ब्रॉडली स्पीकिंग प्लान ड्रिवन में आप राइट इन द बिगनिंग प्लान कर लेते हैं, आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती हैं, इसी का नाम प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल है, इसी का वाटरफॉल है सॉरी, और इसी का ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल है। अब हम आते हैं चेंज ड्रिवन। चेंज ड्रिवन के अंदर ना 3 मेजर तरीके या मेथड फेमस है, फिलहाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपने जो याद रखने हैं, जो आपको पता हो, 3 तरह के डेवलपमेंट अप्रोचेस, ये आपको मैंने कहा था डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक ही बात है, आइट्रेटिव, एडाप्टिव, ये 3 है, इंक्रीमेंटल, आइट्रेटिव और एडाप्टिव। इन दोनों में एडाप्टिव को एजाइल भी कहते हैं, एडाप्टिव को ही एजाइल कहते हैं। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा इनका डिफरेंस समझा देता हूँ। और ये हैं 3 आपके पास चेंज ड्रिवन मेथड्स, एक है इंक्रीमेंटल, एक है आइट्रेटिव, और तीसरा एडाप्टिव या एजाइल। अब मैं आपको ये एक खास तस्वीर से, आपने देखी होगी ये स्पेशली सॉफ्टवेयर वालों ने जिन्होंने एजाइल को एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा। इंक्रीमेंटल के अंदर क्या है कि मैं एक पीस ऑफ प्रोजेक्ट या एक एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट को पूरे का पूरा बनाता हूँ, उसके साथ फिर मैं दूसरा पार्ट ऐड किया, फिर मैंने तीसरा पार्ट ऐड किया। इंक्रीमेंट्स में हर इंक्रीमेंटल स्टेप में एक प्रोजेक्ट की फाइनल शक्ल या एक खास हिस्सा अपनी फाइनल शक्ल में आ जाता है और मैं उसको डिलीवर करता जाता हूँ। यह है इंक्रीमेंटल वे। आइट्रेटिव वे ये है कि पहले मैं अपना एक रफ स्केच फॉर एग्जांपल बनाऊं और फिर उसके अंदर डिटेल्स ऐड करता जाऊं हर आइट्रेशन के दौरान, और यहाँ पे मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गई। सो ये बेसिकली इंक्रीमेंटल एंड आइट्रेटिव का डिफरेंस है। इंक्रीमेंट्स में छोटे छोटे एडिशंस के साथ मैं अपने बिट्स एंड पीसेस में, लेकिन वो जो हर इंडिपेंडेंट पीस आया है वो फुली फंक्शनल होगा। मसलन अगर मैं ये कहूँ आपके सामने ये वाली पिक्चर देखें तो ये फुली फंक्शनल अपनी फाइनल शक्ल में आ गई है, और इसी तरह जब अगले में ये वाला पीस ऐड हुआ, ये इंक्रीमेंटल एक स्टेप हुआ, अगेन ये भी अपनी फाइनल शक्ल में आ गया, एंड सो ऑन। लेकिन इसमें आइट्रेटिव के अंदर, पहली आइट्रेशन के अंदर
ऑल्दो पूरे का पूरा स्केच है, हाउएवर उसकी डिटेल्स ये फुली फंक्शनल नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। जब तक फाइनल शक्ल में नहीं जाएगा हम इसको कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह थोड़ी डिटेल ऐड हुई और फिर थोड़ी डिटेल ऐड हुई, तो ये आइटरेटिव है। एजाइल का मैं अलग से आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, बट आइटरेटिव के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल, तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन ये है कि हाई लेवल प्लानिंग शुरू में स्कोप आपके पास काफी हद तक होता है, ताकि आप उस स्कोप को सामने रखते हुए एक ब्रॉडर अपनी टाइम और कॉस्ट को फाइनल कर सको। मसलन जैसे मैं वेबसाइट का कह रहा था, मुझे एक वेबसाइट बनानी है, 3-4 क्वेश्चन साथ मेरे से करेंगे तो उनको एक ब्रॉडर आइडिया हो जाएगा कि भाई स्कोप ये है। उस बेस पे वो मुझे टाइम का एस्टिमेट भी दे सकते हैं, कॉस्ट का एस्टिमेट भी दे देते हैं। ऑल्दो एग्जैक्ट मैंने इसके अंदर अंग्रेजी क्या लिखनी है, कंटेंट क्या होगा, तस्वीरें क्या क्या लगानी है, ईमेल एड्रेसेस, बैक एंड पे क्या क्या चीजें करनी है, वो अभी मैंने नहीं बताया। लेकिन ब्रॉडर लेवल पे उन्हें स्कोप क्लियर है। उस स्कोप को सामने रखते हुए टाइम और कॉस्ट के एस्टिमेट कर लेते हैं। एग्जैक्टली यही चीज आइटरेटिव में भी है, लेकिन उसकी अप्रोच का फर्क है। अब दूसरा देखें, स्कोप जो है आहिस्ता आहिस्ता हम हर आइटरेशन के साथ ऐड करते जाते हैं। इसमें भी यही हुआ, स्कोप आहिस्ता आहिस्ता हर आइटरेशन के दौरान बनता है। लेकिन जो फर्क है वो ये है कि जो इंक्रीमेंटल है उसमें डिलीवर्स अ कंप्लीट यूजेबल पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर ईच आइटरेशन। वो आपने तस्वीर में देखा था कि ये एक कंप्लीट यूजेबल पोर्शन आपके पास हर आइटरेशन में आ रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अब वो डिफरेंस देखें, यहाँ पे कंप्लीट यूजेबल पोर्शन है और यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज बिल्ड इन सक्सेसिव लेवल्स ऑफ डिटेल। आहिस्ता आहिस्ता आप डिटेल ऐड करते जाते हो। सो ये हैं दो अप्रोचेस। अगेन एज आई टोल्ड यू, आपसे ना इंक्रीमेंटल का क्वेश्चन पूछना है ना आइटरेटिव का पूछना है, बट समटाइम्स एग्जाम के अंदर ना ये बात लिखी हुई इस तरह आ जाती है, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन की ऐसे आ जाती है कि आपको फिर समझ नहीं आती यार इंक्रीमेंटल हो रहा है तो आइटरेटिव हो रहा है तो ये चेंज ड्रिवन ये क्या चीजें। उसका से बैकग्राउंड देने के लिए एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इंक्रीमेंटल क्या होता है, आइटरेटिव क्या होता है। लेकिन आपको जो ब्रॉडर बात याद रखनी है वो क्या है, एक प्लान ड्रिवन अप्रोच है जिसमें हम शुरू में ही सब कुछ प्लान करते हैं। एक चेंज ड्रिवन अप्रोच है, चेंज ड्रिवन में चाहे इंक्रीमेंटल हो, चाहे आइटरेटिव हो, चाहे एडेप्टिव हो या एजाइल हो, हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा प्लान करते हैं इन आइटरेशंस। अच्छा, अब मैं वो टर्म्स यूज कर रहा हूँ और वो टर्म्स ये हैं कि मेरे प्रोजेक्ट की एक कंप्लीट बैकलॉग होती है। बैकलॉग से क्या मुराद है कि मेरे प्रोजेक्ट पर जो मुझे काम करना है उसकी मैं एक रिक्वायरमेंट्स डाल लेता हूँ कि ये काम मेरे बैकलॉग में पड़े हुए हैं, करने हैं। उनको मैं प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ कि भाई पहली आइट्रेशन या पहली स्प्रिंट के अंदर मैंने क्या करना है। ये आइट्रेशन या स्प्रिंट क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, एजाइल के अंदर जैसे स्पेशली हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम 6 दिन, 7 दिन, एक हफ्ता, 15 दिन मैक्सिमम में भी हम छोटी छोटी 10 दिन की स्प्रिंट करेंगे, 10 दिन की आइट्रेशन करेंगे। और हमारे पास ये जो पूरी बैकलॉग है जिसमें पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, उसमें से जो मोस्ट अर्जेंट, इमीडिएट, मोस्ट मतलब जो हमने प्रायोरिटाइज किया हुआ है वो वाली हम उठा के इस स्प्रिंट की बैकलॉग में डाल देंगे। ये मेरे पास पूरे प्रोजेक्ट की बैकलॉग है और ये मेरे पास इस स्प्रिंट, इस छोटी सी आइट्रेशन, इसकी बैकलॉग है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस आइट्रेशन के दौरान, इन 10 दिनों के दौरान, 7 दिनों के दौरान, 15, जो भी मैंने रखा हुआ अपना टाइम, 5 दिन भी हो सकते हैं, मैं अपने इस बैकलॉग पे काम करूंगा जो कि इस स्प्रिंट की, इस आइट्रेशन की बैकलॉग है। और मैं काम करने के बाद एंड पे, इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, पीछे जाके मैं बैकवर्ड देखूंगा कि मैंने ये जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी इसमें से कितनी रिक्वायरमेंट्स मेरी पूरी हो गई हैं। अब मैं कस्टमर को बुलाऊंगा, उसके साथ बैठ के अपनी टीम को साथ बैठा के मैं कहूँगा कि सर ये काम आपने कहे थे, ये हो गए हैं, नाउ यू टेल अस के इसी तरह थे। हो सकता है कि वो इसमें से एक दो चीज़ों को कहे नहीं यार इसको चेंज कर दो, और ये भी हो सकता है कि वो एक दो नई चीज़ें ऐड करे। अगर वो दो नई चीज़ें ऐड करेगी वो मेरे प्रोजेक्ट की लॉग में ऐड हो जाएगी। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में जो हो गई हैं लेट्स से उनको तो क्रॉस कर दूंगा, लेकिन जो नई है वो या जो पहले वाली हैं वो उसमें से अगली स्प्रिंट में मैं डिसाइड करूंगा इस हफ्ते हमने ये काम करने हैं। तो इस तरह ये छोटे छोटे स्प्रिंट्स में, छोटी छोटी आइट्रेशंस में हम काम करते जाते हैं और हर आइट्रेशन के एंड पे हम अपना प्लान को रिविजिट करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को रिविजिट करते हैं। तो आपने 2-3 टर्म्स जो आपको जनरल पता होनी चाहिए, एक प्रोजेक्ट की बैकलॉग होती है, एक
स्प्रिंट या आइटरेशन की बैकलॉग होती है। बस ये दो चीजें आप, और एक रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग मैंने आपको बताया, ये मैं आपको बाद में फिर एक जगह एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव्स भी होती हैं। ठीक है जी, ये बात आप लोगों को क्लियर है जो मैंने बोली अभी तक? जी बिल्कुल। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ये एजाइल के अंदर क्या होता है। एजाइल के अंदर इंटरेस्टिंगली जो मैंने अभी आपको बताया वो ज्यादा उसका फोकस आप कह लें एजाइल है। उसके अंदर हमें टाइम भी पता होता है, उसके अंदर हमारे पास कॉस्ट भी होती है, लेकिन आपका स्कोप आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होता है ना। दिस इज वेरी स्ट्रेंज थिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे ये बताएं आपका डेडलाइन क्या है कि इस वक्त तक मुझे पीएमपी एग्जाम हर सूरत में कर लेना है, वो डेडलाइन क्या है? लेट्स से आपने कहा जी 1 दिसंबर से आगे मुझे नहीं जाना। अब इस 1 दिसंबर के अंदर रहते हुए आप मेरे से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, आप रीटा भी पढ़ सकते हैं, आप लेट्स से पिम्बॉक गाइड भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप कहते हैं यार मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी देख सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि आपके पास आपकी डेडलाइन, आपकी कॉस्ट, वो दोनों क्लियर है। स्कोप आप डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम में कितनी जरूरत पड़ती है। तो हो सकता है आप सिर्फ ट्रेनिंग कोर्स पे इक्तफा कर लें, हो सकता है आप थोड़ा बहुत रीटा साथ देख लें, हो सकता है आप पिम्बॉक पढ़ें ही ना। अगर टाइम मिला, ये वक्त के साथ साथ रिफाइन होगा कि आपका काम क्या करना है, स्कोप कितना करना है। ठीक है, ये मैं अभी आपकी मतलब ये प्रैक्टिकली जो ये वाला सिनेरियो, इसमें आपका स्कोप आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होता है। जैसे अभी मैंने आपको वो स्प्रिंट्स और वो लिखानी बताई, उसमें भी स्कोप आपका आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होगा। सो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड प्रायोरिटाइज्ड इन अ बैकलॉग which can be adjusted as project progresses. Work is planned in short increments. In increments को sprints भी कहते हैं, ठीक है, SPRINTs, sprints। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर स्प्रिंट के एंड पे आप चीजों को देखते हैं। इसको हम एजाइल या एडाप्टिव कहते हैं। अब बाकी बातें तो हम करेंगे ऑब्वियसली, इसका जितने हमने लस्सी बनाई है, लेकिन आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, कि एग्जाम में आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा कि भाई आइटरेटिव क्या है, एजाइल क्या है। एग्जाम का जो फोकस है ना, वो क्या है? वो ये है कि भाई अगर आप प्लान ड्रिवन कर रहे हो अप्रोच, तो फिर आपकी प्लानिंग डिटेल होगी। वो जो पूरा प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप है ना एक पूरा, वो प्लानिंग बड़ी डिटेल में होगी। लेकिन अगर आप चेंज ड्रिवन कर रहे हो तो फिर आपकी प्लानिंग बार बार होगी और आइट्रेशंस में होगी। बस ये बात आपके माइंड में रखना है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये आपके सामने इसकी तस्वीर है जो एडाप्टिव है, कि आप एक स्प्रिंट को यहाँ से स्टार्ट करते हो, प्लान करते हो, डिजाइन करते हो, बिल्ड करते हो, टेस्ट किया, रिव्यू किया और फिर आगे चले गए। ठीक है, ये डिफरेंट आगे लॉन्च वगैरह है, वो आप कहते हैं रिलीजेस वगैरह की बात आती है, फिलहाल आप इसको भूलिए। एक है आपके पास हाइब्रिड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हाइब्रिड जब भी आएगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दो थिंग्स, ऑब्वियसली टू और मोर थिंग्स। तो इसके अंदर प्रिडिक्टिव भी है, यानी कि वो जो प्लान ड्रिवन है, प्रिडिक्ट कर लेते हैं शुरू में, और कुछ हिस्सा एडेप्टिव कर सकते हैं। मसलन अगर जहां पे इनिशियल फेज में जब मैं रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा था, उस वक्त हो सकता है मेरे पास रिक्वायरमेंट क्लियर ना हो, तो ऐसे केस में लेट्स से मुझे पोलियो का खात्मे का प्लान बनाना है, तो या पोलियो का खात्मे का प्रोजेक्ट करना है, तो शुरू में ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फेज आएगा उसकी फिजिबिलिटी का, उसकी इनिशियल प्लानिंग का वगैरह वगैरह। तो ये जो फेज है ना, इसमें मुझे रिक्वायरमेंट्स क्लियर ही नहीं है। ये फेज हो सकता है मैं एडेप्टिव या एजाइल के थ्रू कर लूँ, और जब मेरे पास पूरी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाए, तो बाकी जो प्रोजेक्ट है उसको, या जो अगले फेजेस हैं उनको मैं प्लान ड्रिवन के तहत डील कर लूँ। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसको हाइब्रिड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। सो एग्जाम के बारे में जो कुछ आपको चीजें याद रखनी है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि प्रोसेसेस, टूल्स, टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट यू विल लर्न ड्यूरिंग दिस कोर्स कैन बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट स्कोप क्लियर नहीं है, तो आप प्रेफर करोगे कि एजाइल करो, और एजाइल के अंदर क्या होगा कि आप अपनी चीज़ों को छोटे छोटे इंटरवल्स में, छोटे छोटे आइट्रेशंस में प्लान कर रहे होगे। Just remember that many of same processes, tools and techniques can be used on change driven projects as well. आपकी वही टूल्स एंड टेक्निक्स जो आप अभी पढ़ोगे, ऑल्दो आपने जहन में रखना है कि हम प्लान ड्रिवन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आपने पीएमपी की एग्जाम की तैयारी और ये सारे प्रोसेसेस पढ़ने हैं, आपने माइंड में यही रखना है कि हम प्लान ड्रिवन अप्रोच कर रहे हैं। बट जहां जहां कुछ चीजें डिफरेंट होंगी चेंज ड्रिवन एंड प्लान ड्रिवन की,
वो मैं साथ के साथ हाईलाइट करता रहूंगा। और उसके पीछे अगर मैं कहूँ ना, सबके पीछे एक ही लाइन है, और वो लाइन ये है कि भाई प्लान ड्रिवन में आप ए टू जी सारा प्लान कर लेते हो, चेंज ड्रिवन में आप छोटी छोटी चीजें प्लान करते हो और फिर उसको रिविजिट करते रहते हो, रिव्यू करते रहते हो, रीप्लान करते रहते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल्स, प्रोजेक्ट मतलब मैनेजमेंट प्रोसेसेस तो ज़ाहिर हम पढ़ेंगे, लेकिन लाइफ साइकिल के बारे में आपका इतना ही जानना जरूरी है। अब आप बताएं, अभी तक चीजें क्लियर है? शैल आई मूव फॉरवर्ड? जी सर, क्लियर। ओके जी। जी अब हम आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की तरफ। जब मैंने कहा कि मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मैनेज करने का ओवरऑल प्रोसेस क्या है, इसके अंदर ऑब्वियसली 49 प्रोसेसेस हैं छोटे छोटे, लेकिन उसको ब्रॉडरली पीएमआई ने 5 प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर ब्रेक किया हुआ है। पहला प्रोसेस ग्रुप है प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का, दूसरा प्रोसेस ग्रुप है प्लानिंग का, तीसरा है प्रोसेस ग्रुप एग्जीक्यूटिंग का, उसके बाद एक्चुअल में चौथा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है, और फिर पांचवा क्लोजिंग है। लेकिन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग राइट फ्रॉम इनिशिएटिंग आप शुरू करते हो, बिल्कुल शुरू में ही अपने आप को अपनी चेक लगा लेते हो कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ें किस किस तरह करनी है, अगर ठीक ना हुई तो मैंने अपने आप को कैसे रिविजिट करना है, कैसे अपने प्लान्स को ठीक करना है, कैसे करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, कैसे प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं, वगैरह वगैरह। और ये आखिरी दिन तक चलता है। ये जो हिस्सा है ये हमारी आपसे जो बातन की इसलाह है कि हम अपने ऊपर एक कंटिन्यूसली बर्थ से लेकर डेथ तक अपने ऊपर एक चेक रखना चाहिए या रखते हैं कि भाई हम आपसे अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां उनको देखते हैं और फिर ये कोशिश करते हैं कि अपने आप को हम सुधार कैसे सकते हैं। सो ये पार्ट हमारा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है। आप अपनी प्लानिंग को भी देखते हो कि क्या मेरे प्लान्स ठीक थे। मसलन मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमने एक प्लान बनाया, आप और हमने मिलकर बनाया, यार हम 2 घंटे पढ़ेंगे रोज और 5 वीक्स में हमारा इतना सिलेबस कवर हो जाएगा। अब जब 2 वीक्स होते हैं, 3 वीक्स होते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि यार हम पढ़ तो, एक तो ये है कि हम शायद पढ़ ही ना रहे हो 2 घंटे, लेकिन अगर हम 2 घंटे पढ़ भी रहे हैं तो फिर में भी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है या तो हमारे प्लान में फर्क है कोई, और प्लान के अंदर अगर कोई लाइक इशू है तो मैं उस प्लान को ठीक करना चाहूंगा, भाई ये 5 वीक नहीं 8 वीक चाहिए, ये अपने आप को जरा सही कर लो। या फिर मैं कहूंगा कि भाई आप ना अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएं, आपकी स्पीड कम चल रही है, और फिर आप उस हिसाब से चलोगे। सो बेसिकली हम अपने प्लान्स को भी देखते हैं कि वो मॉनिटर एंड कंट्रोल करते हैं। एग्जीक्यूटिंग तो कर ही रहे होते हैं, प्लान्स को भी करते हैं। एनीवेज, और इवन अगर मैं आपको ये कहूँ, मैं अपनी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग को भी मॉनिटर एंड कंट्रोल करता हूँ। आपकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एज अ स्टूडेंट मैं कैसे कर सकता हूँ? लेट्स से मैं कहता हूँ मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, एक क्विज लेता हूँ, और इस क्विज की जो रिजल्ट आता है ना, उसमें वो लोग जिनका नॉलेज बिल्कुल शैलो है उनके 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, और वो लोग जिनका नॉलेज लाइक 6 कम ज्यादा है उनका 6 आउट ऑफ 10 आ रहा है। तो आपके ख्याल में ये जो मेरी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है, जिसके थ्रू मैं आपको मॉनिटर एंड कंट्रोल करना, ये ठीक है? ये मेरा जो क्विज मैंने बनाया वो ठीक है? ऑब्वियसली नो। इसका मतलब मेरी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ठीक नहीं है। मैं जो चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ, मेरा ये क्विज वो चीज़ हमें टेस्ट नहीं करना दे रहा, तो मैं अपनी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग को भी मॉनिटर एंड कंट्रोल करूंगा। तो फिर इसका मतलब है मुझे अपना क्विज का फॉर्मेट, तरीका वारदात चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस के अंदर ये 3-4 चीज़ें हैं। अब मैं आता हूँ इसके आगे मजीद एक बात करता हूँ, और वो ये कि प्रोजेक्ट इनिशिएट जब हो रहा होता है तो उससे पहले आपको याद है कुछ चीज़ें होती हैं। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चार्टर बनती वगैरह। है, हाँ बिल्कुल, उसका प्रपोजल आता है, उनकी सिलेक्शन होती है एंड सो ऑन। फिर प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, और इनिशिएट होता है जब चार्टर साइन होता है। इनिशिएट होने के बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग में ही जाएगा और कहीं नहीं जा सकता। ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटिंग में नहीं जा सकता, डायरेक्ट क्लोजिंग में नहीं जा सकता, लेकिन प्लानिंग में जाएगा। अच्छा, जब आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मैंने कहा कि एग्जीक्यूटिंग में तो जाएगा, लेकिन साथ के साथ ही आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल शुरू हो जाएगा प्लानिंग पार्ट का। अच्छा, उसके बाद एग्जीक्यूट जब प्रोजेक्ट होता है तो वो मॉनिटर एंड कंट्रोल में जाता है, और मॉनिटर एंड कंट्रोल से हो के क्लोज में जाता है। ये ऐसा क्यों है? ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव के बाद क्लोज में क्यों नहीं जाता? एक्चुअल में आप ये पढ़ेंगे, जो इसका आज थोड़ा सा मैंने प्रियम्बल दिया आपको, कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो छोटे छोटे डिलीवरेबल्स बन रहे होते हैं, जिसको आप कह लो कि पार्शियल डिलीवरेबल्स हैं, पूरे का पूरा फाइनल डिलीवरेबल नहीं है। इन छोटे डिलीवरेबल्स को मैं साथ के साथ कस्टमर से भी और खुद भी
टेस्ट करता रहता हूँ। पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं इसके ऊपर जो चीज़ एक बनी, मैं खुद इंटरनली इसकी क्वालिटी कंट्रोल एक इंस्पेक्शन करूँगा, मैं अपने तौर पे इसको चेक करूँगा। अगर तो ये ठीक है तो फिर तो मैं इसको आगे भेज दूंगा, लेकिन अगर ये ठीक नहीं है तो यहाँ पे देखें मैं इसको वापस भेज दूंगा कि भाई इस पर ठीक काम करें, आपका आपने जो चीज़ बना के एग्जीक्यूटिंग के अंदर बना के भेजी है वो ठीक नहीं है, इसको ठीक करें और दोबारा एग्जीक्यूट करें। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर मैं कस्टमर को बुलाऊंगा, और वो भी मैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में बुलाऊंगा। कस्टमर को बुलाऊंगा और मैं उसे कहूंगा कि भाई आइए, हमारी टीम ने इसको क्यूसी पास कर दिया हुआ है, इसको चेक कर लिया हुआ है, अब आप भी एक दफा इस डिलीवरेबल को वैलिडेट कर लें, आप भी चेक कर लें। जब वो भी ओके कर देगा तो मैं इसको यहाँ पे कहीं रख दूंगा। इसी तरह दूसरा डिलीवरेबल आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। जब ये सारी चीजें बन जाएंगी तो फिर मैं फाइनल क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा थ्रू मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये बात अभी आपको एक मैपिंग ओवरऑल समझ आनी चाहिए जो मैंने अभी बताई। जैसे मैंने अभी कहा कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के नतीजे में चीज पास हुई, जो एग्जीक्यूटिंग से आई पास हुई, वो इंटरनल डिलीवर, तो फिर तो आगे चला जाएगा। अगर नहीं हुई तो वापस चला जाएगा एग्जीक्यूटिंग में। बिल्कुल इसी तरह अगर जो प्लान इधर से आया है उसको आप मॉनिटर एंड कंट्रोल में चेक करोगे, अगर तो प्लान ठीक है तो ज़ाहिर है एग्जीक्यूट होता रहेगा, लेकिन अगर ठीक नहीं है तो आप वापस इसको रीप्लान के लिए भेज दोगे। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको दोबारा एक और चीज मतलब बताना चाह रहा हूँ, वो है एक को हम कहते हैं प्लानिंग और एक को हम कहते हैं रीप्लानिंग। ये दो अलग अलग चीजें। प्लानिंग का मेजर हिस्सा हम लेट्स से 80%, 90% हम शुरू में ही प्लानिंग कर लेते हैं और हमारा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अप्रूव हो जाता है। हाउएवर, हमारे प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है जिसके बारे में मैं ये कहूँ कि यार अभी सिनेरियो क्लियर नहीं है, अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जब वो सिनेरियो क्लियर होगा, टाइम गुजरेगा, मुझे क्लैरिटी आ जाएगी, रिक्वायरमेंट मिल जाएगी या वट, तो उस पार्ट को मैं बाद में प्लान करूंगा। तो आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही लेट्स से आफ्टर 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई या वो मरहला आ गया कि अब आपका वो जो हिस्सा रहता है उसको आपने दोबारा मतलब उसको आपने प्लान करना है, तो आप वापस एग्जीक्यूटिंग से प्लानिंग में जाओगे और उस हिस्से को प्लान करोगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे। ये है प्लानिंग, चाहे वो बाद में भी हो, हम उसको रीप्लानिंग नहीं कहेंगे। रीप्लानिंग ये होगी कि प्लान का वो हिस्सा जो अभी तक प्लान हो चुका है, चाहे फर्स्ट टाइम में हुआ चाहे बाद में हुआ, जैसे अभी मैंने बताया, लेकिन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के नतीजे में हमें लगा कि यार हमारा वो प्लान ठीक नहीं था, नाउ वी नीड टू रीप्लान इट। ये बात क्लियर होगी जी? यस सर, अगर एग्जीक्यूशन में एक चीज आई है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में ठीक है, और पता चला कि गलत बनी है क्योंकि प्लान सही नहीं हुई थी, तो तब भी दोनों रीप्लानिंग में जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में मैंने आपको कल बताया था, ये हम बड़ा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग को बड़ा तसल्ली से पढ़ेंगे अलग से, लेकिन है क्या ये, इसको आप यूँ समझें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, और बल्कि आज ही मतलब आज तो शायद मुश्किल है, कल की क्लास में आप पढ़ लेंगे इसको इंशाल्लाह कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में अब हम यही शुरू करेंगे कि इनिशिएटिंग में क्या कुछ होता है, प्लानिंग में क्या कुछ काम करते हैं, एग्जीक्यूटिंग में क्या होता है, क्लोजिंग में क्या। आज मतलब ये जो मैं कहता था ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। बट जनरली आप ये देखें कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आप पहली चीज मॉनिटर करते हो जो काम हो रहा है। पहली बात तो ये कि वो एज पर प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ये है कि अच्छा यार अगर एज पर प्लान नहीं हो रहा तो इसका रूट कॉज एनालिसिस करें, आरसीए करें, क्यों नहीं ऐसा हो रहा। हो सकता है कि टीम कैपेबल ना हो उस प्लान को समझने की या उसको करने की, तो हमें शायद टीम की ट्रेनिंग की जरूरत है, एक रीजन हो सकती है, या प्लान की लैंग्वेज गलत लिखी हुई है, या प्लान प्रैक्टिकल है ही नहीं, उस सूरत में भी प्लान चेंज हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि यार प्लान फॉलो तो हो रहा है लेकिन वो प्लान डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा। ठीक है, एग्जीक्यूट तो हो रहा है जो आपने सिनेरियो बताया, लेकिन वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा। तो फिर क्या है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, हम 2 घंटे पढ़ तो रहे हैं लेकिन सिलेबस उतना कवर नहीं हो रहा। सो व्हाट डज इट मीन, मेरा प्लान ठीक नहीं है। या तो मैं 2 को 3 घंटे करूं, या मे बी मैं 5 वीक्स को 10 वीक्स पे ले जाऊं, या वट, या फिर मैं इतनी डेप्थ में पढ़ाऊं ना और मैं आपको कहूँ बस थोड़ी स्पीड तेज रखें, बाकी रीडिंग आप खुद करें। ठीक है, ये मतलब वैसे है, ऐसा है नहीं, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो आपने ये देखा कि हम
प्लानिंग से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आ सकते हैं और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग से वापस प्लानिंग में जा सकते हैं। इसी तरह एग्जीक्यूटिंग से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आ सकते हैं और एग्जीक्यूटिंग से चीज़ वापस भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग से वापस जा सकती है। क्लोजिंग के बाद चीज़ कहाँ जाएगी इसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे बाद में, लेकिन एक यहाँ पे डॉटेड लाइन लगी हुई है, ये देखें ये क्या। अगर आपकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का रिजल्ट ये आ रहा है कि आपको वापस इनिशिएटिंग में जाना पड़ रहा है, तो ये शायद टाइम आ गया है कि आप सोचें कि क्या मुझे प्रोजेक्ट आगे लेकर चलना भी चाहिए या नहीं। जब आपका प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है उसके कुछ मकासद होते हैं, उसकी कोई बिगर रीजंस होती हैं, और ये एक हाई लेवल प्लान है। छोटा मोटा प्लान तो जाहिर है इन प्लानिंग में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आपको मुझे कोई ये कहे कि यार वो जो आपने एक टावर बनाना था, उस टावर की आपने मुझे कहा था कि लेट्स से 50 स्टोरीज चाहिए, वो 50 नहीं हो सकती, हम इसको 30 बना सकते हैं। सो मे बी द टाइम इज कम, या इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतनी आपकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के रिजल्ट इतने गंदे आ रहे हैं कि हर चीज़ में मसला है, तो मे बी अब आपको वापस इनिशिएटिंग में जाके सोचना चाहिए। या तो आप अपनी ख्वाहिशात, अपने ये जो एम है, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको ख़त्म करके 30 पे लें, या फिर आप कहें कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, मैं बनेगा तो 50 ही बनेगा, वरना नहीं बनेगा तो वो जो इनिशिएट किया हुआ है उसको कैंसिल कर दें, आप प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दें फिर। सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग से वापस इनिशिएटिंग में आना, इट्स अ ह्यूज थिंग, इसको आपने इजी नहीं लेना है, ठीक है, इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली। हाँ, प्लान वापस कर लेना, एग्जीक्यूटिंग वापस कर लेना, ये कोई बड़ी डील नहीं है। लेकिन अगर आपका वो रीजन, मेजर रीजन ही एट क्वेश्चन आ जाती है कि भाई हर चीज में इतने ज्यादा वेरिएंसेस आ रही है, ना प्लान सही चल रहा है, ना एग्जीक्यूटिंग सही चल रही है, जो कुछ कहा वो हो नहीं रहा, सो इसका मतलब है मे बी अब आपको वापस पलट जाना चाहिए। अच्छा जी, अब हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस की बात करते हैं। जैसे मैंने एक बात आपको कही थी कि स्मॉलर प्रोजेक्ट्स जो हैं, स्मॉलर प्रोजेक्ट जहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग अलग से एक फेज या प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं है, डिज़ाइन अलग से एक फेज है, मतलब 6 महीने का मुझे घर बनाना है या 6 महीने में एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी 15 दिन 10 दिन में हो जाएगी, डिज़ाइन में भी 15-20 दिन में हो जाएगा, डेवलपमेंट पे 4 महीने लगा लें, 1 महीना को टेस्टिंग वगैरह पे लगा लें। सॉरी, आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैंने टाइम लाइन सही बताई है नहीं, बट ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, और इस छोटे से प्रोजेक्ट को, हर प्रोजेक्ट को अलग, हर फेज को अलग से प्रोजेक्ट के तौर पे मैं नहीं ट्रीट कर रहा। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूंगा, ये जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग से पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करूंगा, और जैसे ही इनिशिएट होगा तो ये सारी चीज़ें मैं राइट इन द बिगनिंग प्लान कर लूँगा, और वो प्लान करने के बाद मैं ये प्लानिंग करूंगा, फिर मैं एग्जीक्यूटिंग करूंगा, और फिर मैं क्लोजिंग करूंगा, और फिर मेरा ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट एक ही फेज में, सिंगल फेज में ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे। जैसे कि घर बनाना है, मैंने मैप बना लिया, मैंने फाउंडेशन ले कर ली, मैंने सिविल स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, मैंने वगैरह वगैरह, वो सारा हुआ, और ये सारे का सारा प्रोजेक्ट एक ही दफ़ा इनिशिएट हुआ, और हमने पूरा प्रोजेक्ट के हर हर मरहले को प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। जो चीज़ें पैरेलल में करनी थी पैरेलल में की, जो चीज़ें सीक्वेंस में कि पहले हमने ये नहीं हो सकता कि मैं दूसरी मंजिल पहले खड़ी कर लूँ और पहली मंजिल या बेसमेंट बाद में खड़ी, ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली। तो एक सीक्वेंस में चलूंगा या कुछ चीज़ें पैरेलल में करूंगा, बट अल्टीमेटली इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं एक ही दफ़ा इनिशिएट करके एक ही दफ़ा क्लोज करूंगा। ये एक सिनेरियो है। और दूसरा सिनेरियो वो था जिसमें मैंने कहा था कि हर हर फेज, अगर मैं कहूँ फिजिबिलिटी पहले बनानी है, तो फिजिबिलिटी लेट से 1 साल का अलग से एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट, या अलग से एक फेज है, तो मैं इस फेज को अलग इनिशिएट करूंगा, और इस फेज के एंड पे जब ये फेज कंप्लीट होगा तो ये मुझे कुछ चीज़ देगा, और फिर मैं फेज गेट पे एनालिसिस करूंगा कि मुझे आगे जाना चाहिए नहीं। प्लानिंग एक अलग से फेज है। तो ऐसे केस में ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं वो हर हर फेज में बार बार रिपीट होंगे। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आप एक ही दफ़ा प्रोजेक्ट इनिशिएट करके वही 5 प्रोसेस ग्रुप्स करोगे, लेकिन आप ये देखें कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द ग्रुप, प्रोजेक्ट, ये पांचों हो जरूर रहे हैं। कुछ डेप्थ में होंगे, कुछ कम डेप्थ में होंगे। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपको याद है कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि प्रोजेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें मैंने कहा था उनको नॉलेज एरिया समझना है। स्कोप एक एस्पेक्ट है, कॉस्ट एक एस्पेक्ट है, याद है 10 नॉलेज एरिया से। वो जो 10 नॉलेज एरियाज हैं उसमें एक नॉलेज एरिया प्रोक्योरमेंट का भी है कि हम प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगे। अब हो सकता है मेरी जो
प्रोजेक्ट है वो इतना छोटा है कि मेरी अपनी ही जो रिसोर्सेज हैं या बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए उसमें प्रोक्योरमेंट की जरूरत ही ना हो। या एक छोटा सा प्लान प्रोक्योरमेंट का बनेगा कि जी तमाम रिसोर्सेज वो लेट्स से इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला हमें दे देगा, बस दैट्स इट। तो अब इस केस में प्रोक्योरमेंट हुई तो से ही लेट्स से इंटरनली हमने चीज़ें प्रोक्योर की बट को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए। लेकिन अगर आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रोक्योरमेंट करनी है तो इन इटसेल्फ दिस इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। ठीक है, सो प्रोजेक्ट के साइज के मुताबिक आपकी हर प्रोसेस की डेप्थ जरूर चेंज होती है बट वो किसी ना किसी शक्ल में वहां पर होता जरूर है। इज दिस पॉइंट क्लियर? अच्छा, जाग जाइए, मुझे अब आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ठीक है, और इस इन्वॉल्वमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप लोगों ने पिछला साथ के साथ कवर करना है। जो बातें मैं पिछली रेफर करता हूँ उसको आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं मैंने आपको एक बात बताई कि हर फेज के एंड पे फेज क्या है, एक प्रोजेक्ट डिफरेंट फेजेस में हो रहा है और हर फेज को हम एक प्रोजेक्ट के तौर पे डील कर रहे हैं, कहेंगे हम उसको फेज ही। और उस फेज एंड पे एक फेज गेट होता है। ये जो फेज गेट है यहाँ पे हम एक फेज गेट एनालिसिस करते हैं और या फेज गेट मीटिंग करते हैं जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अगले फेज में जाना चाहिए या ये प्रोजेक्ट यहीं पे टर्मिनेट कर देना चाहिए। अच्छा जी, और एक और कॉन्सेप्ट है वो है आइट्रेशन और रिलीजेस का। मैं अभी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा आज, इट्स ऑलरेडी टू मच फॉर यू और इसकी ऐसे जरूरत भी नहीं है। मतलब ऑल दो ये रीटा बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैंने इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर वालों को पता होगा कि हम डिफरेंट रिलीजेस प्लान करते हैं, लाइक एक ही सॉफ्टवेयर को डिफरेंट रिलीजेस निकालते हैं। सो ये जो चीज़ है इसको हम बाद में देखेंगे, मे बी एट टुवर्ड्स एंड ऑफ थर्ड लेक्चर, मे बी मतलब इस हफ्ते के जो तीसरा या चौथा लेक्चर होगा वहाँ पे। बट इसमें आपने को बहुत ज़्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं। नाउ ये जो हमने 1.5 घंटा ज़ाया किया, गुड न्यूज़ ये है कि एग्जाम के लिए आपको इन कॉन्सेप्ट्स का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं। मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ कि आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई एजाइल क्या होता है और आप एजाइल के एक्सपर्ट हैं या नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज समथिंग एल्स और प्रोजेक्ट को मैनेज करने का प्रोसेस इज समथिंग एल्स। चाहे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कुछ भी हो, दैट मीन्स हो सकता है उसकी फिजिबिलिटी का एक अलग से बड़ा लंबा चौड़ा फेज है, उसका डिजाइन का एक लंबा चौड़ा फेज है, उसके कंस्ट्रक्शन का एक या बिल्डिंग का एक लंबा चौड़ा फेज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइफ साइकिल। चाहे वो एजाइल है, चाहे वो वाटरफॉल है, चाहे वो प्लान ड्रिवन है, चाहे वो चेंज ड्रिवन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट प्रोजेक्ट को मैनेज एक ही तरीके से किया जाएगा। और वो मैनेज करने के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसमें यही 4-5 चीजें होंगी। हाँ, उसकी डेप्थ, उसका तरीकाकार, कितनी डिटेल में करना है वो चेंज हो जाएगा। प्लान ड्रिवन है तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल एंड आप सब प्लान कर लोगे। चेंज ड्रिवन है, एजाइल है तो आप छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको प्लान करोगे। तो ये जो आखिरी बात मैंने बोली, अगर आपको ये क्लियर है तो हम अब आगे चलते हैं। जी भाई, आज सन्नाटा क्यों है जी इतना? सर। एग्जॉस्ट हो गए लगता है। आई नो, आपको लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आपने ये सारा क्लियर करके आना है। कल एक्चुअल में अगली चीजें हैं, कल हम ये देखेंगे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कैसे होते हैं, प्रोजेक्ट इनिशिएट कैसे होते हैं। ठीक है, इनिशिएशन से रिलेटेड एंड एज वेल एज प्लानिंग। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस ग्रुप है। प्लानिंग के अंदर ऑलमोस्ट आपने देखा 24 के करीब प्रोसेसेस थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसमें से आते भी हैं एग्जाम के अंदर भी। प्लानिंग भी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे और इनिशिएटिंग भी पढ़ेंगे, बट उसके लिए लाजमी है कि पिछले कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर हो। एग्जाम के लिए कुछ बातें हैं और वो बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट स्टिल एक दफ़ा इसको आप देख लें। जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सॉफ्टवेयर वाले प्लान चेंज ड्रिवन यूज़ करते हैं या एजाइल यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्शन वाले में भी प्लान ड्रिवन कर रहे हो। लेकिन आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एग्जाम के लिए जहन में जो रखना है ना, वो ये रखना है कि भाई आपका प्लान ड्रिवन प्रोजेक्ट है, अनलेस क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि प्लान ड्रिवन नहीं है। प्लान ड्रिवन का फायदा ये होता है कि मतलब ये माइंड में रखने का फायदा ये होता है कि आपको बात समझ आती है कि यार राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल एंड हमने सारी प्लानिंग करनी है। अगर ये अप्रोच ही नहीं है, आप चेंज ड्रिवन कर रहे हो, तो फिर एट टाइम्स आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ नहीं आए।
ठीक है जी। अच्छा, आगे चलिए और अब हम आते हैं कि आपने, जैसे मैंने पहले कहा कि अपने आप को प्लान ड्रिवन रखना है। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। ओके, अब हम एंटर हो रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। आई नो टाइम थोड़ा, बट स्टिल आई वांट के कुछ चीज़ें आज हम देख लें और फिर हम मतलब 15 मिनट है हमारे पास। चाहे ये कॉल डिस्कनेक्ट भी हो तो आपने ज्वाइन लाजमी करनी है, ताकि हम 10 मिनट की भी एक कॉल ले लें और ये एक बेसिक पॉइंट है वो आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये है कि आपको याद होगा मैंने कहा था कि प्रोसेस ग्रुप्स, नॉलेज एरियाज, ये एक मैपिंग है। और ये मैपिंग मैंने आपको बताई थी, ये वाली थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था या ये देखा था कि जी 5 प्रोसेस ग्रुप हैं ये वाले और 10 नॉलेज एरियाज हैं, 1 2 3। और इसमें इंटीग्रेशन मैंने कहा था कि सबसे बड़ा वाला नॉलेज एरिया, सॉरी जो टॉप मैनेजमेंट वाला, सॉरी जो प्रोजेक्ट मैनेजर का नॉलेज एरिया वो इंटीग्रेशन है, जिसमें वो नीचे वाले सारे प्रोसेसेस को हम कंबाइंड करके ऊपर इंटीग्रेट करते हैं। एनीवेज, पहला जो हमारा प्रोसेस है वो है डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, जिसमें हम अपना चार्टर बनाएंगे और जैसे ही चार्टर बनेगा तो प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा। हाउएवर, मैंने आपको ये बताया था कि इससे पहले भी कुछ एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट इनिशिएट होने से पहले भी हम कुछ काम करते हैं और वो काम क्या है वो आज अभी का हमारा मकसद है। रीटा के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस चार्ट बना हुआ है, ये चैप्टर 3 के अंदर। इसको इवन रीटा ने पेटेंट कराया हुआ है, या आप कह लें कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बनाया हुआ उसने, और वो इसके कॉपीराइट्स रखता है कि ये टर्म कहीं और यूज नहीं होगी, रीटा का प्रोसेस चार्ट। ये प्रोसेस चार्ट आपको A to Z सारी चीजें समझाता है और मैं आपको कल इसी से चीजें मेजर समझाऊंगा। इस प्रोसेस चार्ट को आपने बड़े अच्छे से समझना है। बाकी जो हम मतलब जैसे ही हमारा ये चैप्टर 3 खत्म होगा तो चैप्टर 4 से हम पहला नॉलेज एरिया शुरू कर देंगे और फिर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर 5वें चैप्टर में हम स्कोप पढ़ेंगे एंड सो ऑन, फिर हम टाइम पढ़ेंगे लेट्स से, फिर हम कॉस्ट पढ़ेंगे और वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो चैप्टर 3 आप कल से हम पढ़ेंगे ये आपकी एक बेस सेट कर देगा और आपको सारे नीचे वाले प्रोसेसेस की कहानी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये ओवरऑल चीजें समझ ना आई तो आइसोलेशन में तो आप एक एक प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, लेकिन ये आपस में जॉइंटली कैसे काम करते हैं वो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए अब नेक्स्ट से मतलब सब कोशिश ये कीजिएगा, एक तो छुट्टी ना हो और दूसरा ये कि आप 100% अटेंटिव हो, और अगर लेट्स से क्लास में कोई पार्ट मिस हो जाता है तो आप बाद में जाकर उसको रिवाइज लाजमी करेंगे। इस प्रोसेस चार्ट से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी वो उसने गेम टाइप की एक चीज बनाई हुई है, वो अपने तौर पे आप जरूर खेलते रहे, मैं आपको बताऊंगा उस कैसे करना है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज क्या है? प्रोजेक्ट के स्टार्ट से पहले कुछ चीजें होती हैं। ये चीजें अगर आपके माइंड में होंगी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर तो आप अपने प्रोजेक्ट को बेटर प्लान कर सकते हैं। मसलन अगर मुझे ये पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है और वो इसलिए कर रही है कि लेट्स से सैमसंग ने जनवरी 2021 में अपनी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। ये प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट की मैंने भी आपको बात बतानी है। अच्छा, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसकी कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उससे पहले एक चीज़ बनाऊं, मार्केट में 1 महीना पहले मुझे लॉन्च करना है। अब आप देखिए, अगर मुझे ये रीज़न प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट हुआ, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, जल्दी ख़त्म करने के क्या रीज़न है, ये पता होंगे, ओनली देन मेरा फोकस होगा कि मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं अपने प्लान्स के अंदर, मैं अपनी एग्जीक्यूशन के अंदर आई वुड बी मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स प्रोजेक्ट का जो स्केड्यूल है उसमें मैं डिले